बेटा जब हम डायनेमिक्स की बात करते हैं, डायनेमिक्स में हम मोशन के कॉज की बात करते हैं। एक्चुअली डायनेमिक्स में हम फोर्स की बात करते हैं। तो वो फोर्स जो सर्कुलर मोशन में किसी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस फोर्स की बात करेंगे यहाँ। बिकॉज जो सर्कुलर मोशन है बेटा, ड्यू टू एनर्शिया, हमने एक चीज पढ़ी कि एनर्शिया के कारण कोई भी बॉडी अपनी डायरेक्शन को भी चेंज नहीं कर सकती। दो चीजें हैं, एक तो रेस्ट से मोशन में नहीं आ सकती, दूसरी मोशन से रेस्ट में नहीं जा सकती, और तीसरी प्रॉपर्टी ये है जिस कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि इनर्शिया के कारण कोई बॉडी अपनी डायरेक्शन को भी अपने आप चेंज नहीं कर सकती। तो अगर किसी बॉडी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, अपने आप अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो फिर सर्कल नहीं बन पाएगा। इसका मतलब कोई भी सर्कुलर मोशन अपने आप नहीं बनता है, उस सर्कुलर मोशन को बनाया जाता है, उस सर्कुलर मोशन को मेंटेन रखने के लिए कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर होता है, कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंसी होती है। उस एक्सटर्नल एजेंसी को सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो क्या पढ़ने वाले हैं इसमें हम? सेंट्रीपिटल फोर्स। We are going to study about सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स जो सर्कुलर मोशन को मेंटेन रखने के लिए चाहिए। द फोर्स रिक्वायर्ड, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सर्कुलर मोशन ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी के सर्कुलर मोशन को मेंटेन रखने के लिए जो फोर्स चाहिए, उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। यहां पर जो सेंट्रीपिटल वर्ड है, सेंट्रीपिटल वर्ड का मतलब है सेंटर सीकिंग। सेंटर सीकिंग मीन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। और जो भी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है, वो अलोंग द रेडियस भी होगी। इट इज आल्सो अलोंग द रेडियस, एंड जब ये अलोंग द रेडियस है, तो इसको हम रेडियल भी बोलते हैं। जो सेंट्रीपिटल है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज रेडियल। सेंटर सीकिंग, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, and one which is directed towards the center is always along the radius, and that's why it is called as radial also, right? अगर मैं बात करूं कि ये मेरे पास किसी बॉडी का सर्कुलर पाथ है, आपको बेटा काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में बताया था मैंने कि सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, दैट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। और यहीं पर हमने ये प्रूफ भी किया था कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है AC, that is towards the center. What is centripetal acceleration? We have derived a formula. Centripetal acceleration is V square by R. Centripetal acceleration is V square by R. So अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन V square by R है, तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स FC is equal to mass into acceleration. It means that FC is equal to mv square by R. Force is equal to mass into acceleration. Acceleration का formula हमें पता है, so it is m into v square by R. This is the expression for centripetal force. ठीक है, what we write therefore FC किसके बराबर है? Therefore we write
FC equals to mv square by r, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से ये आ गया। अच्छा, ये फॉर्मूला आपने पहले भी डिराइव किया होगा डायमेंशंस के बेसिस पे, अगर आपको याद हो तो। हमने जब डायमेंशनल एनालिसिस यूज किया था तब भी इसी फॉर्मूले को डिराइव किया था। इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वही फोर्स की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो बेटा अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, आपको पता है स्पीड तो चेंज होती नहीं है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही होती है। तो अगर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये फोर्स की डायरेक्शन, यहां वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये फोर्स की डायरेक्शन, वेलोसिटी force, velocity is always along the tangent and force is always along the radius, along the radius बोलो या towards the center बोलो, एक ही बात है। ठीक है, इन यूनिफॉर्म सर्कुल, अगर ये बेटा फोर्स की डायरेक्शन है FC, ये एंगल 90 डिग्री है, यहाँ ये वेलोसिटी है, मैं यहाँ अगर V1 बोल दूं, यहाँ V2 बोल दूंगा, क्योंकि ये तो सेम नहीं है, V3 V4, FC ही बोल रहा हूँ मैं सिर्फ, यहाँ FC1 FC2 कुछ भी बोलो, मैग्नीट्यूड तो डायरेक्शन चेंज हो रही है बस, ये डायरेक्शन ऐसे ऐसे ऐसे, वेक्टर चेंज हो गया, फोर्स तो चेंज हो रही है बट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिमेन सेम। सो दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द वेलोसिटी is always perpendicular to the force। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हमेशा फोर्स के परपेंडिकुलर होती है। रिवर्स तरीके से आप ऐसे याद रखना, किसी भी मोशन में अगर फोर्स और वेलोसिटी आपने एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो वो मोशन कौन सा होगा? वो मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। When force and velocity are always perpendicular throughout the trajectory, अगर force और velocity perpendicular है तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है हमेशा। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन और फोर्स। एक्सेलरेशन की और फोर्स की तो डायरेक्शन सेम ही होती है। बेटा एक्सप्रेशन तो ठीक है, एक्सप्रेशन हमने पहले डिराइव भी किया हुआ है, FC इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, बट हम इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पढ़ेंगे आज, FC is equal to mv स्क्वायर बाय r। याद रखना बेटा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इट इज नॉट ए बेसिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट ए बेसिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एक बेसिक फोर्स नहीं है। अंडर डिफरेंट सिचुएशंस it is due to different factors। हमेशा जो सिचुएशन होगी उस पर डिपेंड करेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स किस कारण से बनी है। व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, वो डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। क्या मतलब हुआ वो समझने की कोशिश करते हैं बेटा। अंडर डिफरेंट सिचुएशंस सेंट्रीपिटल फोर्स का कारण जो है वो डिफरेंट होता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। बेटा देखो किस किस को, कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहां हम कॉमनली सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेंगे। अगर मैं एक थ्रेड के साथ एक स्टोन को टाई करता हूं, ठीक है, आप कर सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट छोटा सा, एक पत्थर ले लिया, एक स्टोन ले लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, उसको थ्रेड के साथ टाई करो एंड इसको देखो, हम जब भी उसको घुमाना चाहेंगे ना तो हम तो आगे ही भेजेंगे ऐसे, लेकिन ध्यान से ऑब्जर्व करो, हम इस स्ट्रिंग को अपनी तरफ खींचेंगे भी। मतलब ये स्टोन तभी घूमेगा अगर हमारा ये जो धागा है, ये जो स्ट्रिंग है, ये टाइट है। तो
आप किसी धागे को ढीला रख के उस पत्थर को घुमा नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि जो हम धागे को खींच रहे हैं, क्योंकि पुलिंग फोर्स होती है हमेशा, जो टेंशन है दैट इज ऑलवेज ए पुलिंग फोर्स। सो ये जो हम धागे को खींच रहे हैं बेटा, इसके खींच, अदरवाइज क्या होगा, देखो ऐसे घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है। सपोज करो आप धागे को खींचना बंद कर दो एंड यू लीव द थ्रेड, व्हाट विल हैपन? मान लो जब ये पत्थर यहाँ पहुंचा था तो हमने धागा छोड़ दिया, इट विल गो लाइक दिस। जब ये पत्थर यहाँ पहुंचा तो तब हमने छोड़ दिया, इट विल गो लाइक दिस। क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी है? अलोंग द टेंजेंट। सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी अलोंग द टेंजेंट, ठीक है। एंड व्हेन देयर इज नो फोर्स टू चेंज द डायरेक्शन, इट विल फॉलो दिस टेंजेंशियल पाथ ओनली। तो जब एक स्टोन को घुमाने के लिए हम धागे के साथ उसको बांधते हैं, तो धागे में बेटा जो टेंशन प्रोवाइड करेंगे, when a stone is whirled in a circular path, then tension in the string will provide the necessary centripetal force, and we say that T equal to mv square by r। क्या मतलब हुआ बेटा? जो टेंशन है स्ट्रिंग में, जो धागे में जो टेंशन है, वो टेंशन क्या करेगी? वो टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, ठीक है। दिस इज वन एग्जांपल। कुछ और कॉमन एग्जांपल्स लेता हूं, देखो, जिसमें डायरेक्शन आपको और स्पेसिफिकली पता चलेगी। बेटा इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के अराउंड। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है न्यूक्लियस के अराउंड, सर्कुलर पाथ ऐसा होता है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ये न्यूक्लियस क्या करता है? ये न्यूक्लियस उसे अपनी तरफ खींच रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ये। कौन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक? मान लेते हैं बेटा न्यूक्लियस का चार्ज है ZE। ई तो फंडामेंटल चार्ज को बोलते हैं, आपको ये 12th में पता चलेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Z हो गया एटॉमिक नंबर, एक प्रोटॉन का चार्ज E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी E। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी KZE इंटू E/r²। माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो अट्रैक्शन के लिए नेगेटिव है। ये हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे या जब हम एटम्स एंड न्यूक्लियाई पढ़ते हैं, वहां हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन this positively charged nucleus and this negatively charged electron, देखो इसकी डायरेक्शन है towards the center, that will provide the centripetal force। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप नहीं आई, कहां से आई? Centripetal force is provided by the electrostatic force of the nucleus। और भी एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे हम बोलते हैं मून। मून अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ये मून का ऑर्बिट सपोज करो, एंड दिस इज अर्थ। तो मून को कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी अपने आप नहीं होगी, एवरी टाइम सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग कारणों से होती है। तो इस मून को अर्थ की ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है। तो बेटा जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स मून को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। एंड यू नो ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है। तो यहाँ जो फोर्स लगेगी ग्रेविटेशनल, FG लिख लेता हूं, दैट विल बी GM1। मान लो अर्थ का मास M1 लिया, मून का मास M2 लिया, GM1 M2 दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर वो r² है, तो mv²/r हो गया। हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स किसी दूसरे कारण से होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट ए बेसिक फोर्स। अंडर डिफरेंट सिचुएशंस द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ड्यू टू द डिफरेंट रीजंस, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स का। इट इज नॉट ए बेसिक फोर्स, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन सेंट्रीपिटल फोर्स इज ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। तो जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, आप ये याद रखना, ग्रेविटेशन में हम लिखेंगे कभी GM1 M2/r² इज इक्वल टू mv²/r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल। हमेशा हर किसी केस में centripetal force is provided by different agencies, different other forces। it is not a basic force। एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात करेंगे आज हम, ठीक है।
डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में इट विल बी मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन a level circular road. Motion of a vehicle on a level circular road. एक level circular road है like this. मान लो ये रोड है. लेवल मतलब उसका इनर और आउटर एजेस सेम लेवल पे हैं, और ये एक व्हीकल है, ठीक है, ऐसे एज्यूम करो, स्ट्रेट नहीं है, ये कर्व्ड है ऐसे. इस व्हीकल ने इसके अलोंग मूव करना है, तो जितनी देर में, ऐसे एज्यूम कर लो, सपोज ये कोई सर्कुलर पाथ है और एक व्हीकल ने इस सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करना है. तो इस कार को, मान लो इस कार का मास m है, अलोंग विद द पैसेंजर मास, ड्राइवर या जो भी उसमें को पैसेंजर है, वेलोसिटी v है, और ये जो सर्कुलर पाथ है बेटा, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस हम एज्यूम कर लेते हैं r. रेडियस किसका? उस सर्कुलर पाथ का रेडियस. तो यहां कौन प्रोवाइड करेगा सर्कुलर ये सेंट्रीपिटल फोर्स? इमेजिन करो कि अगर ये रोड स्लिपरी है तो हमें तो धीरे धीरे जाना पड़ेगा. दो चीजें फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है कितना मास है, और ये रेडियस फिक्स्ड है. हम इस वेलोसिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं, मींस हम गाड़ी को स्लो चला सकते हैं या फास्ट चला सकते हैं. बेटा अगर रोड रफ होगी ना तो हम जल्दी से मोड़ काट लेते हैं, लेकिन अगर रोड बड़ी स्लिपरी हो गई है, स्मूथ हो गई है, तो हमें मोड़ भी धीरे धीरे काटना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि जितनी देर में ये कार इस कर्व को नेगोशिएट कर रही है, उतनी देर उस कार को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए. तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगी? सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिक फोर्स तो है नहीं, वो सेंट्रीपिटल फोर्स तो किसी दूसरी फोर्स से आएगी. अब यहाँ हम ग्रेविटेशन की बात तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो बड़ी वीक होती है. वो तो तब है जब बड़ी बड़ी बॉडीज हैं, जैसे मून और अर्थ के बीच में तो इफेक्टिव है, बट अर्थ और इस बॉडी के बीच में तो बड़ी वीक फोर्स हो गई. अब यहाँ कौन देगा? और वैसे भी ग्रेविटेशन फोर्स तो अर्थ के सेंटर की तरफ होती है. हमें तो ऐसी फोर्स चाहिए विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस सेंटर, जो हमें सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके. सो ऑन ए लेवल सर्कुलर रोड, the centripetal force, the necessary centripetal force is provided by the frictional force between the road and the tires. ठीक है, देखो आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब ये गाड़ी यहाँ से टर्न करती है ना, तो ऐसे घसीटते हुए जाएगी. समटाइम्स वी हियर द साउंड आल्सो ऑफ दैट पर्टिकुलर रबिंग. ठीक है, आवाज भी आएगी कई बार अगर हम तेज मोड़ काटेंगे तो. इसलिए हम ये बोल सकते हैं, लेवल रोड है ये, इसलिए हम ये बोल सकते हैं दैट mv²/r इज इक्वल टू, मैं मैक्सिमम फ्रिक्शन की बात करूंगा यहाँ, कि ज्यादा से ज्यादा कितना फ्रिक्शन है. देखते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा कितनी वेलोसिटी मेंटेन रख सकते हैं, fs मैक्स. ठीक है, अब सिंस ये लेवल रोड है तो fs तो होता है बेटा μs इंटू आर, और लेवल रोड में तो μs हो r हो गया mg. तो मैं लिख सकता हूँ mv²/r इज इक्वल टू μs इंटू mg. दिस m एंड m विल बी आउट, तो v² कितना बना? Therefore v² is equal to μs into rg, which means that v is equal to square root of μs into rg.
इसका मतलब ये हमारी मैक्सिमम स्पीड है, क्योंकि हमने मैक्सिमम वैल्यू ली फ्रिक्शन की। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड ऑन ए लेवल सर्कुलर रोड। जो सेफ स्पीड है ना, इन जनरल ये जो v है इट शुड बी लेस देन म्यू ही लिख रहा हूं मैं, म्यू आर जी। म्यू गिवन होगा हमें कि इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना है, म्यू टाइम्स आर जी। देखो जी 9.8 है, आर फिक्स है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू लिख सकते हैं हम। आर फिक्स है, इसका रेडियस, ठीक है। अब ये कर्व तो हम चेंज नहीं कर सकते, और म्यू वेरिएबल है। अगर स्लिपरी हो गई रोड तो म्यू कम हो जाएगा, और अगर रोड में रफनेस ज्यादा हुई तो म्यू ज्यादा होगा। मतलब इस म्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि हम स्पीड कितनी रख सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ म्यू कि हम स्पीड कितनी रख सकते हैं। अगर म्यू कम, स्पीड कम, दैट मीन्स कि अगर ये स्मूथ रोड हुई, कहीं रोड में स्लिपरी हो गई, कीचड़ हो गया उधर, तो हमें तो बड़ी धीरे 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 मोड़ काटना पड़ेगा, क्योंकि इन दैट केस वैल्यू ऑफ वी विल बी वेरी स्मॉल। रफ रोड कर सकते हैं हम, बोले रोड को रफनेस कर दे, उसमें कंकर पत्थर डाल के या मिट्टी डाल के उसकी हमने रफनेस बढ़ा दी, जब म्यू बढ़ गया। लेकिन जब म्यू बढ़ेगा वी तो बढ़ेगा, बट हम म्यू बड़ा ज्यादा भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हमारे टायर गिर जाएंगे उस केस में। तो ये जो लेवल सर्कुलर रोड है, इसमें हम स्पीड एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। स्पीड की एक पर्टिकुलर वैल्यू कि हम म्यू की कितनी वैल्यू मैक्सिमम कर लेंगे, आर और जी तो फिक्स्ड है, तो हम बियॉन्ड सर्टेन वैल्यू नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू ऑफ स्पीड डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ रोड। ये रोड की कंडीशन पे डिपेंड करती है, म्यू की, म्यू के ऊपर डिपेंड करती है, एंड दैट्स नॉट गुड। हम इस डिपेंडेंस को कम करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि दो चीजें हैं, एक तो हम चाहते हैं कि हमारी ये जो स्पीड है, ये स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। हम तो जितना मर्जी, चाहे बर्फ पड़ी है, चाहे स्लिपरी हो गई है, हम वी तो ज्यादा ही रखना चाहते हैं, हम धीरे धीरे नहीं जाना चाहते, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है। टेक्नोलॉजी कोई ऐसी डेवलप करो कि हमारा ये वी जो है ये कम नहीं हो, चाहे रोड की कंडीशन जैसी मर्जी हो। तो रोड की कंडीशंस को तो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बारिश हो गई तो बारिश हो गई, उसमें तो नोबडी कैन कंट्रोल कि कम बारिश करवाए। तो क्या किया जा सकता है, इस v की जो म्यू पे डिपेंडेंस है, देयर शुड बी सम टेक्निक कि v की म्यू पे डिपेंडेंस कम हो जाए। v की म्यू पे डिपेंडेंस कम हो जाए, उसके लिए एक प्रोसेस है, एक टेक्निकल प्रोसेस है, एक इंजीनियरिंग प्रोसेस है, जिसको बोलते हैं बेटा बैंकिंग ऑफ रोड्स। This is called as banking of roads. It is a process of raising the outer edge of a road. किसी भी रोड के आउटर एज को रेज करने का जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड्स। द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ ए रोड। क्यों किया जाता है? बैंकिंग इज डन to decrease the dependence of speed
ऑन फ्रिक्शन। स्पीड का फ्रिक्शन पे डिपेंडेंस कम करने के लिए, क्योंकि फ्रिक्शन पे अगर स्पीड डिपेंड करेगी तो हमें सीजन के हिसाब से अपनी स्पीड भी रखनी पड़ेगी। वी डोंट वांट दैट, वी वांट स्पीड शुड बी हाई। ठीक है, सो वी हैव ए प्रोसेस जिसमें वी रेज द आउटर एज ऑफ ए रोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड्स। देखो बैंकिंग से कैसे, बैंकिंग का मतलब क्या हुआ, ये मैं डायग्राम से पहले आपको 3D में समझाता हूँ। ये मान लो रोड है, ये कार के इनर टायर आगे दो, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, आउटर टायर आगे। तो ये आउटर एज को रेज करने का ये मतलब हुआ। जैसे ऐसे समझ लो, ये अगर ऐसे मोड़ काटना है, ठीक है, लाइक दिस, ये इनर एज एंड इनर टायर आगे दो, ये दोनों आउटर आगे, तो ये हो गई लेवल रोड, दिख रही है। ये हो गया बैंक रोड, जिसमें क्या होता है, जो आउटर एज है रोड की, दैट इज रेज्ड बाय ए लिटिल एंगल लाइक दिस, दिस इज थीटा। ठीक है, मान लीजिए ये कोई कार है, ये उसके इनर टायर इधर होंगे, एक इधर एक उधर, आउटर। बेटा जब हम किसी रोड को रेज करेंगे, देखो क्या चेंजेस आएंगी। आपको पता है कि अगर ये ऐसे है तो दैट मीन्स ये रोड जो होगी ना वो ऐसे होगी। ठीक है, तभी तो ये इनर हुआ, क्योंकि सेंटर इस तरफ है। इसमें जो थीटा होता है बेटा, थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। देखो पहले आर की डायरेक्शन ऐसी थी, नॉर्मल रिएक्शन इज लाइक दिस। अब जब हमने आउटर एज को रेज कर दिया तो आर भी तो चेंज हुआ, समझ आ रहा है। ये आर है नॉर्मल रिएक्शन, ये आर है नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द बॉडी। जब बॉडी हॉरिजॉन्टल है तो नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल, नॉर्मल बॉडी थोड़ी इंक्लाइंड होगी तो नॉर्मल रिएक्शन भी उतना ही चेंज होता जाएगा। ऐसे समझना, ये वाला जो आपको डस्टर दिख रहा है ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। अगर मैं इसको वर्टिकल कर दूं तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। मींस जितने एंगल से मैं रोड को रेज करूंगा आउटर एज को, उतने एंगल से नॉर्मल रिएक्शन जो है वो भी शिफ्ट हो जाएगा। सो यहां नॉर्मल रिएक्शन ये रहेगा। ठीक है, और ये अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से कितना चेंज हुआ, ओरिजिनल मतलब वापस अगर लाऊंगा, देखो ऐसे है, वापस लाऊंगा तो उधर हो जाएगा। तो ये जो उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी, इससे कितना चेंज हुआ, थीटा चेंज हुआ। अब देखो ये आर है, यहां पर एंगल बन रहा है थीटा, सो दिस विल बी आर कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर में ये होगा आर साइन थीटा। पहले ये वाली डायग्राम आप बनाए जरा अपने कॉपी पे। इसके अलावा बेटा और कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। एक तो इस कार का अगर मास में m ले लूं तो इसका वेट तो डाउनवर्ड होगा, दैट वुड बी mg। ठीक है, दूसरा जब ये रब करेगी अगेंस्ट द रोड तो फ्रिक्शन होगा, और आपको पता है बेटा जो फ्रिक्शन है दैट इज ऑलवेज ए टेंजेंशियल फोर्स, फ्रिक्शन इज ऑलवेज अलोंग द सरफेस। मतलब जो रोड ऐसे है अब, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा पैरेलल टू द रोड ही होती है। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है ये भी थीटा है, ये और ये दोनों बराबर एंगल होंगे। देखिए ये इसके पैरेलल है तो ये ऑल्टरनेट एंगल हुए। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स है एफ, ध्यान से देखना, तो ऊपर एंगल बन रहा है थीटा, तो ऊपर जो कंपोनेंट होगा बेटा वो होगा एफ कॉस थीटा, और नीचे जो कंपोनेंट होगा इसका, ये अगर एफ है ये एफ कॉस थीटा, तो नीचे जो कंपोनेंट होगा बेटा वो होगा एफ साइन थीटा। These are the forces involved in this process. अब देखिए बेटा, वर्टिकली तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो मैं लिख सकता हूं आर कॉस थीटा ऊपर की तरफ है इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी। इट मीन्स जितनी ऊपर फोर्स उतनी नीचे फोर्स। इट मीन्स आर कॉस थीटा माइनस
एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mg। दूसरी चीज देखो बेटा, ये जो दोनों फोर्सेस हैं आल्सो कोई सा भी पहले लिख सकते हैं, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर, क्योंकि ये जो दोनों फोर्सेस हैं दे विल बी प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। r sin theta plus f cos theta is mv square by r cos theta minus f sin theta is equal to mg। ठीक, आगे चलते हैं। मैं इसको फर्स्ट इसको सेकंड बोल देता हूं, आप कैसे भी कर लेना। जब मैं डिवाइड करूंगा, डिवाइड 1/2, ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। इफ आई डिवाइड, आई राइट देयरफॉर डिवाइड 1/2, सो मैं लिख लूंगा r sin थीटा प्लस f cos थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा माइनस f sin थीटा इक्वल टू, ये mv स्क्वायर बाय r है। देखो mv स्क्वायर बाय r डिवाइडेड बाय mg करना तो mm कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा v स्क्वायर बाय rg। बेटा जब v स्क्वायर बाय rg आ गया, मैं ये डायग्राम मिटा देता हूँ। I can write therefore v स्क्वायर बाय rg इज इक्वल टू, f होता है म्यू इंटू r, मैं यूज कर लूंगा r साइन थीटा प्लस म्यू r cos थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा माइनस म्यू r साइन थीटा। क्या यूज किया, f इक्वल्स टू म्यू r। इट मीन्स दैट v स्क्वायर बाय rg इज इक्वल टू r कॉमन ले लूंगा, कैंसिल भी कर दूंगा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। यहां तक भी हम खत्म कर सकते हैं इसको, बट इसको हम और एक बेटर लुक देंगे। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड करें राइट साइड में, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन ऐसे भी लिखा जा सकता है, वी स्क्वायर बाय आर जी इक्वल टू, इसको जब कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे ये बनेगा बेटा टैन थीटा प्लस म्यू ओवर, इसको कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे 1 माइनस म्यू टैन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से वी स्क्वायर कितना बन गया, आर जी इंटू म्यू प्लस टैन थीटा ओवर 1 माइनस म्यू टैन थीटा। वी स्क्वायर आ गया मेरे पास ये। कितना हो गया बेटा, वी स्क्वायर आर जी इंटू म्यू प्लस टैन थीटा। तो वी क्या बन गया, यहां से स्टार्ट करते हैं एंट्रेंस में अगर बढ़ाना होगा तो, v होता है स्क्वायर रूट ऑफ आर जी इंटू म्यू प्लस टैन थीटा ओवर 1 माइनस म्यू टैन थीटा। अब देखो बेटा हमारी फ्रिक्शन पे डिपेंडेंस कैसे कम हुई। फॉर ए सेकेंड अगर मैं ये एज्यूम करूं कि म्यू नहीं है, अब फ्रिक्शन है ही नहीं, बिल्कुल खत्म हो गया, म्यू जीरो है। अगर म्यू जीरो हुआ तो v कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर जी इंटू म्यू जीरो हो गया, जीरो प्लस टैन थीटा, टैन थीटा ही आया, नीचे तो जीरो ही आएगा। पहले क्या था, जब मेरे पास फॉर्मूला म्यू आर जी था, अगर म्यू जीरो होगा तो वी जीरो, लेकिन यहाँ तो वी आ रहा है मेरे पास। इस सिचुएशन में ऐसे भी मैं इसको बोल सकता हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी इंटू टैन थीटा। तो टैन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर बाय आर जी, या अगर मेरे को थीटा एक्सप्रेस करना है तो आई कैन राइट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर बाय आर जी, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स v स्क्वायर बाय आर जी। और दूसरा बेटा
वेरीफाई करते हैं कि अगर थीटा 0 होगा, मींस अगर ये अनबैंक्ड रोड है, हमने बैंकिंग की ही नहीं, पहले वाली सिचुएशन, तो देखते हैं क्या बनता है। तो tan थीटा जब 0 होगा तो v बन जाएगा रूट ऑफ आर जी इंटू म्यू प्लस 0, दैट इज म्यू, नीचे तो 0 ही आ रहा है, तो वही आ गया ना, v इक्वल्स टू रूट ऑफ म्यू आर जी। तो बेटा जो जनरल फॉर्मूला है, जो जनरल डेरिवेशन है, वो ये वाली है। अगर अनबैंक्ड रोड होगी तो ये आ गया पहले वाला लेवल सर्कुलर रोड, ठीक है, और अगर फ्रिक्शनलेस रोड होगी तो ये आ गया, ठीक है। तो इसमें दोनों चीजें हैं, दोनों की ऑप्टिमम वैल्यू रख के, अब थीटा बड़ा ज्यादा भी नहीं बढ़ा सकते कि हम रोड ऐसे कर दें, ठीक है, हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल करते हैं, हम थीटा को थोड़ा सा ही बढ़ाएंगे, बिकॉज अगर हम वर्टिकल रोड कर देंगे तो ऐसे तो कोई चलने नहीं वाला, ठीक है, स्पीड बढ़ानी तो है, बट वी हैव टू कीप आवरसेल्फ सेफ आल्सो। सो व्हाट वी डू, हम थोड़ा सा एंगल भी दे देते हैं और थोड़ा सा फ्रिक्शन भी रहता है, तो दोनों चीजें बैलेंस रहती हैं, एंड उससे क्या होता है, हम नेगोशिएट कर लेते हैं उस कर्व को। दिस इज हाउ वी यूज ए बैंक्ड रोड। अब ये जो बैंकिंग है बेटा, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा, इस बैंकिंग का बेनिफिट किसको मिलेगा? इस बैंकिंग का बेनिफिट मिलेगा फोर व्हीलर को, जिसके इनर टायर लो लेवल पे, जिसका नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। अब जो टू व्हीलर है उसका तो नॉर्मल रिएक्शन चाहे रोड के इधर खड़ा है तब भी इधर ऐसे है और इधर खड़ा है तब भी ऐसे है। तो टू व्हीलर क्या करता है, जो मोटरसाइकिलिस्ट होता है या जो साइकिलिस्ट होता है, जब उसने कर्व को नेगोशिएट करना है वो थोड़ा ऐसे हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा अंदर की तरफ लीन हो जाता है। उससे क्या, मान लो ये टायर है, ये टायर थोड़ा सा बेंड हो जाएगा अंदर की तरफ। दिस इज कॉल्ड एज बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, ठीक है। साइक्लिस्ट बेंड्स लिटिल इनवर्ड जस्ट टू शिफ्ट द नॉर्मल रिएक्शन। हमने बैंकिंग क्यों किया? नॉर्मल रिएक्शन को शिफ्ट करने के लिए। तो साइक्लिस्ट अपने नॉर्मल रिएक्शन को कैसे शिफ्ट करता है? बाय लीनिंग लिटिल इनवर्ड्स। जिससे क्या होता है, ये जैसे नॉर्मल रिएक्शन यहाँ है, थोड़ा इधर हो जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा। तो तब आपके पास क्या होगा, देखो, जब नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो गया, मान लो ये साइक्लिस्ट ऐसे चला गया, ये हो गया जी आर, ठीक है, ये रोड थी हमारी, आर उधर चला गया, कितना एंगल से बेंड कर दिया? थीटा से। तो अब क्या होगा, जो आर कॉस थीटा होगा वो वेट को बैलेंस करेगा, और जो आर, अब ये टर्न उधर की तरफ ले लिया मैंने, आर साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज बेंडिंग ऑफ cyclist. R sin theta will be equal to mv square by r and r cos theta will be equal to mg. आप डिवाइड करोगे तो यही आ जाएगा, tan theta equal to v square by r into g, ठीक है। ये है बेटा डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, इसको कर लीजिए, इससे रिलेटेड